आज हम ए एम क्लीन 1909-1972 की कविता इंडियन रिजर्वेशन कोग्नावागा का अध्ययन करते हैं। अब्राहम मोजेस क्लीन कनेडियन कवि हैं। इंडियन रिजर्वेशन कोग्नावागा कॉलोनाइजेशन के प्रभावों पर लिखी हुई कविता है। जब अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई तो वहाँ पर यूरोपियन पहुँचे। उस समय अमेरिका महाद्वीप में रेड इंडियंस लोग रहते थे, यानी जो वहाँ के आदिवासी या मूल निवासी थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता था, या उन्हें यूरोपियन लोगों ने रेड इंडियंस कहा। तो इन रेड इंडियंस की अपनी एक संस्कृति थी, अपना एक कल्चर था और अपना रहने का जीने का एक ढंग था। वो प्रकृति के साथ रहते थे। तो इन यूरोपियन लोगों ने, ये जो उपनिवेशक थे, सेटलर्स थे, इन्होंने उन रेड इंडियंस का जीनोसाइड किया, उनका संहार किया। और उससे भी बुरी बात थी कि उनका जो कल्चर था उसे भी समाप्त कर दिया। इन कॉलोनाइजर्स ने उन रेड इंडियंस को असभ्य या अनसिविलाइज्ड कहा और उन्हें सिविलाइज्ड करने के ढंग में, सभ्य बनाने के ढंग में अपनी जो सभ्यता थी, अपना जो धर्म था, वह उनके ऊपर थोपा और इस तरह उनकी कल्चर को समाप्त कर दिया। बाद में उनकी संस्कृति या कल्चर की रक्षा के नाम पर कुछ रिजर्वेशंस बनाए गए और इसमें भी रेड इंडियंस का शोषण किया गया। तो इस तरह के रिजर्वेशंस में कोग्नावागा एक रिजर्वेशन है जो कि रेड इंडियंस के लिए बनाया गया है। कविता में दिखाया गया है कि कैसे रेड इंडियन एक भिखारी की तरह हो गए हैं और वे नुमाइश की चीज़ें बन गए हैं, एक चिड़ियाघर या म्यूजियम की चीज़ बन गए हैं। उनकी संस्कृति पर्यटकों के लिए एक कमोडिटी या वस्तु बन गई है और वे रेड इंडियन उस संस्कृति को बेचते हैं या जो देश है उस संस्कृति को बेचता है और उस रिजर्व में रेड इंडियन एक अपनी संस्कृति की नुमाइश करते हैं। तो इस कविता को, जो कॉलोनाइजेशन के बुरे प्रभावों को दिखाती है, इस अमेरिकन कनेडियन कविता का अध्ययन करते हैं। तो पहले इसके कुछ तथ्य देखते हैं, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। इंडियन रिजर्वेशन कोग्नावागा अब्राहम मोजेस क्लीन 1909-1972। The poet Abraham Moses Clean is a Canadian poet. Born in 1909, his notable works are The Second Scroll, The Rocking Chair, and other poems. He belonged to the Montreal group of poets who encouraged realistic themes in their poems. A.M. क्लीन एक प्रगतिशील मॉन्ट्रियल ग्रुप्स ऑफ पोएट था। उससे
ए संबंधित थे। ही बिलोंग्ड टू द मॉन्ट्रियल ग्रुप्स ऑफ पोएट्स who encouraged realistic themes in their poems. He was awarded Governor General's Award in 1949. He died in 1972, aged 63. The poem. The poem tells about the native people in the reserve. Reserve is the land set aside by Canadian federal government for the use and occupancy of First Nation group. First Nation group जो आदिवासी या मूल निवासी या रेड इंडियंस हैं. The title Indian Reservation Kagnavaga is appropriate as the reserve becomes the metaphor of restriction. यानी जो रिजर्व हैं वे एक प्रकार के अवरोध या उनकी दास्ता रेड इंडियंस के लिए एक रिस्ट्रिक्शन, एक उनके नियंत्रण के रूपक या मेटाफर हो गए हैं. It depicts the plight of the native in the reserves, particularly in Kagnavaga. The term Kagnavaga refers to the Iroquois community at Kagnavaga in Canada. यानी जो कागनावागा टर्म है वो कनाडा में जो रेड इंडियंस हैं उनके एक शरण स्थल या आश्रय का टर्म है. यानी कागनावागा में रेड इंडियंस सीमित कर दिए गए हैं, जबकि पहले वे पूरे महाद्वीप में, पूरे देश में उनका अधिकार था. लेकिन अब पूरे महाद्वीप में सेटलर्स, उपनिवेशक यूरोपियन वाइट लोग हैं और जो मूल निवासी थे वो कुछ रिजर्व्स में हैं. थीम आइडेंटिटी क्राइसिस यानी रेड इंडियंस की पहचान का संकट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, प्रॉमिस वर्सेस बिट्रेयल. तो अब जो है पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं. Indian Reservation Kagnavaga AM Clean. Stanza 1. Where are the braves, the faces like autumn fruit, who started at the child from the colored frontispice, and the monosyllabic chief who spoke with his throat? Where are the tribes, the feathered beasts, rank Aesop's animals, erect and red, with fur on their names to make all live things kin, chief running deer, black bear, old buffalo head. जो राइटर है, ऑथर है या स्पीकर है, वो रिजर्वेशन में जाता है क्योंकि वो बचपन से ही उत्सुक है रेड इंडियंस को
देखने के लिए। तो वहाँ पर वो बहुत निराश होता है। वो कहता है वेयर आर द ब्रेव्स, यानी ये जो बहादुर रेड इंडियंस थे, जो एक ऑटम के फ्रूट्स की तरह एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए एक कॉन्फिडेंट रेड इंडियंस थे, ब्रेव थे, वे कहाँ हैं। हु स्टार्टेड एट द चाइल्ड फ्रॉम द कलर्ड फ्रंटिस्पीस, यानी जो रेड इंडियंस घर में आते रहे होंगे और अपने बच्चों को सिखाते रहे होंगे, अपनी परंपराएं देते रहे होंगे, जैसे सभी गार्जियंस अपने बच्चों को अपनी परंपराएं देते हैं, वे अपनी परंपराओं को बेचते नहीं हैं, सेल नहीं करते हैं। तो एंड द मोनोसिलेबिक चीफ हु स्पोक विद हिज थ्रोट, स्पोक विद हिज थ्रोट यानी कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से और एक अधिकार से, अथॉरिटी से कहना। तो और उस रेड इंडियन के जो मुखिया होते थे, जो एक अधिकार से बोलते थे, वे सब अब कहाँ हैं। वेयर आर द ट्राइब्स द फेदर्ड बिस्टरीज, यानी जो रेड इंडियंस की जाति थी, ट्राइब थी, जो भिन्न भिन्न जानवरों के पंखों को अपने हेडबैंड में लगाते थे, तो वो ट्राइब कहाँ है। रैंक ईसप्स एनिमल्स इरेक्ट एंड रेड, इरेक्ट एंड रेड यानी जो ईसप की जो कथाएं थीं उनमें जो बहादुर, लंबे चौड़े और पेंटेड यानी रंगे हुए जो रेड इंडियंस थे, कहाँ हैं। विद फर ऑन देयर नेम्स टू मेक ऑल लाइव थिंग्स किन, टू मेक ऑल लाइव थिंग्स किन, यानी जितने जीवित चीज़ें हैं, जो नेचर है, उसे उन्होंने अपना परिवार मान रखा था और वे अपने नाम चीफ रनिंग डियर, ब्लैक बियर, ओल्ड बफेलो हेड, तो इन सारी प्रकृति के चीज़ों पर जो अपने नाम रखते थे और जो खालों से बने कपड़े पहनते थे, फर पहनते थे, वे बहादुर रेड इंडियन कहाँ हैं। तो जो राइटर है उसे बड़ा आश्चर्य होता है। स्ट्रेंजर 2, चाइल्डहुड दैट विश्ड मी इंडियन होप्ड दैट वन आफ्टर स्कूल आई वुड लीव द क्लासरूम चाक, यानी चाइल्डहुड बचपन में, दैट विश्ड मी, ऑथर बोलता है कि वो चाहता था इंडियंस को देखना, कि जब एक दिन वो अपना स्कूल छोड़ देगा, क्लासरूम यानी पढ़ाई उसकी पूरी हो जाएगी और ये चाक और ये सब उससे वो छुट्टी पा जाएगा, तो वो रेड इंडियंस को देखने के लिए जाएगा। टू ज्वाइन द वन आफ्टर स्कूल आई वुड लीव द क्लासरूम चाक, द वार्निश स्मेल, द वाटर डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, टू ज्वाइन द क्लीन आउटडोर्स एंड द यूरोक्विस ट्रैक। तो ये जो क्लासरूम, चाक, इन सबको छोड़ करके वो एक प्रकृति से भरा हुआ जो नेचुरल रेड इंडियंस का जो आवास है, वहाँ का वो रास्ता पकड़ेगा। ये राइटर सोचता था बचपन में। चाइल्डहुड बट ऑलवेज एज ऑन ए कैलेंडर, बचपन में उसने हमेशा कैलेंडर में, चित्रों में रेड इंडियंस को देखा था। दीज स्टूड दैट चीफ विद आर्म्स एक्िम्बो वेटिंग, और रेड इंडियंस का जो चीफ था वो कैलेंडर्स में एक बैठा हुआ था या एक उसमें चित्रित था। द रन अवे मैस्कट पैडिंग टू हिज शोर। तो जो राइटर है बचपन से ही वो रेड इंडियंस को देखने की इच्छा रखता था। स्ट्रेंजर 3, विद वाट स्ट्रेंज मोकासिन स्टील्थ दैट सीन इन चेंज्ड, विद फ्रेंच नेम्स विदाउट पेंट इन ओवर आल्स। राइटर जब जाता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है
कि सारा दृश्य बदल चुका है। विद फ्रेंच नेम्स, उन सभी के नाम क्या हैं रेड इंडियंस के, फ्रांसीसी हो गए हैं। दरअसल अमेरिका में जो फ्रेंच मिशनरीज थीं वे आई थीं और उन्होंने रेड इंडियंस को ईसाइयत में परिवर्तित किया था, उनका कल्चर चेंज किया था, उनका धर्म परिवर्तन किया था। तो उनके नाम कैसे हो जाएंगे, फ्रेंच हो जाएंगे। विथ फ्रेंच नेम्स विदाउट पेंट इन ओवरऑल्स, अब वो जो है यूरोपीय कपड़े पहनते हैं और विदाउट पेंट, जैसे पहले रेड इंडियंस होते थे वैसे वो पेंट नहीं होते हैं। तो राइटर को बड़ा धक्का पहुंचता है। देयर ब्रोंज लाइक देयर नोबेल्टी एक्सपंज्ड, तो वे जो धातु के आभूषण पहनते थे वो सब नहीं है। द मैन बीनीथ देयर एलिमेंटल सोल्स सिट लाइक ब्लैक टेंट्स देयर स्क्वाल्स while for the tourists brown pennies scattered at the old church door। तो अब उनकी ग्लोरी ख़त्म हो चुकी है और एक काले टेंट की तरह वे पुराने चर्च के दरवाजे पर बैठते हैं, सेट लाइक ब्लैक टेंट्स। और जो वाइट हैं, जो टूरिस्ट हैं उस समय, वाइल फॉर द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, ब्राउन पेनीज स्कैटर्ड एट द डोर ओल्ड चर्च डोर, सिक्के फेंकते हैं उनके ऊपर। द रैग्ड पाइपूस जंप एंड बाइट द डस्ट, तो जो रेड इंडियंस हैं उन सिक्कों को बटोरने के लिए कूदते हैं और आपस में झगड़ते हैं। तो अब उनकी दशा एक बेगर्स की जैसी हो गई है, जो कभी वहाँ के एक अधिकारी होते थे, मालिक होते थे, वो बेगर्स हो गए हैं। कॉलोनाइजेशन का प्रभाव। स्टेंजा 4, देयर पास्ट इज सोल्ड इन अ शॉप द बीडेड शूज। अब टूरिस्ट लोगों के लिए जो रेड इंडियंस की जो कल्चर है उसको दुकानों पर बेचा जाता है एक एंटीक के रूप में। तो उनका जो अतीत है, ये सोल्ड इन ए शॉप द बीडेड शूज, द स्वीट ग्रास बास्केट, द क्यूरियो इंडियन burnt wood and gaudy clothes, the inch canoes, trophies and scalping for a traveler's den। तो जो यात्री आते हैं, देखिए ट्रेवलर्स डेन, यहाँ पर आयरनी है, यात्रियों जो पर्यटक आते हैं वे ये सारी चीज़ें जो कि रेड इंडियन की संस्कृति की हैं उनको वो ले जाते हैं एक सजाने के लिए। तो ट्रॉफीज़ की तरह, यानी उनके भड़कीले कपड़े, जो एक क्यूरियो हैं, जो प्राचीन चीज़ें हैं, तो वे अब ट्रेवलर्स डेन, पर्यटकों के लिए वो बिक रही हैं। समटाइम्स इट इज़ ट्रू दे डांस बट फॉर अ ब्राइब, ये सच है कि कभी कभी वो नाचते हैं, लेकिन ये भी क्या है, जैसे पहले रेड इंडियंस थे वे उन्मुक्त रूप से खुशी से नाचते थे, तो ऐसा नहीं है, वे नाचते हैं दे डांस फॉर अ ब्राइब, एक वो घूस लेने की तरह, ब्राइब मीन्स घूस होता है, वे नाचते हैं। आफ्टर ए डील डॉन द बेड रैग्ड फेदर एंड वेलकम ए वाइट मेयर टू द ट्राइब, और वे एक डील करते हैं तब वो पंख लगा करके और रेड इंडियंस की ड्रेस पहन करके नाच दिखाते हैं और उसका पैसा लेते हैं। तो वे पैसा के लिए वे डांस करते हैं और वे खुशी से उत्साह से डांस नहीं करते हैं।
सेक्शन 5 लास्ट स्टेंजा है, दिस इज अ ग्रासी गेट्टो एंड नो होम। पोएट कहता है गेट्टो माने होता है कि एक जैसे जहाँ कुछ लोग रहते हों, एक कम्युनिटी के लोग रहते हों, और उसे गेट्टो कहते हैं। दिस इज अ ग्रासी गेट्टो एंड नो होम, ये एक जो रिजर्व है वो केवल रेड इंडियन के लिए एक गेट्टो है, उनका एक जो है वे लोगों को यहाँ पर रखा गया है। एंड नो होम, ये होम नहीं है, घर नहीं है, इनमें कोई भावनाएं नहीं हैं। एंड दीज आर फौना इन ए म्यूजियम केप्ट, और ये जैसे फ्लोरा फौना वर्ड होता है, एक जानवर टाइप के हैं जिनको कि म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है। यानी इनको अब इंसान नहीं माना जाता है, जैसे चिड़ियाघर में या म्यूजियम में जानवर रखे जाते हैं वैसे फौना के रूप में रखे गए हैं। द बेटर हंटर्स हैव प्रिवेल्ड द गेम, जो यूरोपियन थे, जो कॉलोनाइजर थे, वो ज़्यादा अच्छे शिकारी थे तो ये जीत गए, और ये जो रेड इंडियंस थे ये हार गए। लूजिंग इट्स ब्लड नाउ मेक्स दीज ग्राउंड्स इट क्रिप्ट, तो ये हार गए, अब इनको जो है इनका खून उन्होंने जो एक शाब्दिक रूप से कहें चूस लिया, और इनको अब एक रहस्यमय क्रिप्ट बना करके इनको बेच रहे हैं। द एनिमल्स पेल द साइन ऑफ फर इज लॉस्ट, अभी जो रेड इंडियंस हैं ये पीले पीले जानवरों जैसे हो गए हैं, और इनकी जो उत्साह था, जो कपड़े थे, जो संस्कृति थी, वो सब खत्म हो चुकी है। ब्लीच्ड आर देयर लिविंग बोन्स, वे जिंदा तो हैं लेकिन जैसे उनकी हड्डियां क्या हैं, ब्लीच कर दी गई हों वो। अबाउट देम वॉच एज दो अमिस्ट द पायस प्रॉस्परस गोस्ट, और वे एक भूत या गोस्ट की तरह हो गए हैं। तो ये जो कॉलोनाइजर थे उन्होंने उनका इतना ज़्यादा शोषण किया हुआ है, और जो रिजर्व्स हैं ये शोषण की एक पराकाष्ठा को बताते हैं। थैंक यू।